एक आम आदमी बदल सकता है निजाम को, आवाम को, समाज को बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। इस प्रोग्राम में आपको मालूम है कि मौजूद होते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, और सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं आज के प्रोग्राम के रन डाउन पर। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत पर मुसलसल दबाव है कि पाकिस्तानी अफवाज शुमाली वजीरिस्तान में हकानी नेटवर्क के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करे। ताहम हुकूमत इस बात की तरदीद कर रही है। इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ न होने पर कबायली इलाकों के मकामी अफराद की तशवीश बढ़ गई है, जो अब मुमकिन ऑपरेशन की सूरत में पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नकल मकानी करने के बारे में गुमगुम की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान एजेंसी की सरहदें एक जानिब जिला बन्नू और दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान एजेंसी से मिलती हैं, जबकि शुमाल में कुर्म एजेंसी और औकज़ई एजेंसी की सरहदें और मगरब में अफगानिस्तान का इलाका खोस्त है। पंजाब में नए सूबों के क़याम से मुताल्लिक पार्लिमानी कमीशन के इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहदुल्लाह बाबर को कमीशन का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून ने कमीशन के इजलास का बायकॉट किया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने चेयरमैन की तैनाती पर शदीद एहतजाज करते हुए वाज़ेह किया कि मुस्लिम लीग नून को जरदारी कमीशन किसी सूरत कबूल नहीं। पंजाब असम्बली का आज का इजलास भी नए सूबों के इशू पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हंगामा आराई की नजर हो गया। और आखिर में हम बात करेंगे शेख रशीद की। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अब तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है? शेख रशीद का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? जी, एक बार फिर खुशामदीद। आपने देखा आज का रन डाउन। सेकेंड थिंग फर्स्ट कर लेते हैं। शाम साहब, नए सूबों वाला जो मसला है वो पंजाब असम्बली में पहुंच के तो बड़ा गंभीर हो रहा है। इजलास चलना मुमकिन नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ PMLN वहाँ नहीं जा रही और फिर उसको जरदारी कमीशन करार देती है। वैसे आप इसको क्या समझते हैं, जरदारी कमीशन या कमीशन? देखिए, ये कमीशन का लफ्ज़ जहाँ भी आता है वहाँ आप तरह तरह के नाम ले सकते हैं। तो जरदारी साहब के मुखालिफ जो हैं वो जरदारी साहब का नाम ले सकते हैं और उनके जो हामी हैं वो किसी दूसरे का नाम भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, ये कमीशन तो बनाया है स्पीकर कौमी असम्बली ने जी, और सदर ने उनको रेफरेंस भेजा था उस बुनियाद पर। अब ये जो कमीशन कायम हुआ है इसके 12 अरकान हैं, 6 सेनेट से और 6 कौमी असम्बली से। जी, इसमें 3 अरकान मुस्लिम लीग नून के नॉमिनेट किए हैं स्पीकर ने। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि उसको अपने अरकान को नॉमिनेट करने का हक खुद होना चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है कि स्पीकर साहिब या साहिबा, क्योंकि बेगम फहमीदा मिर्ज़ा तो बीमार थी जी, और बाहर थी, इसलिए हो सकता है कि ये जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं फैसल करीम कुंदी साहब, जो खुद एक सरायकी सूबा बनाना चाहते हैं और उसमें डेरा इस्माइल खान को शामिल करना चाहते हैं, उन्होंने नाम इसमें पेश कर दिए हों या फाइनल कर दिए हों। तो उनको चाहिए था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मशवरा करते, उनके मशवरे से उनके अरकान नॉमिनेट करते। इसमें 2 अरकान लिए जाने हैं सूबाई असम्बली से जी, और स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है। सेक्रेटरी असम्बली ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को चिट्ठी लिखी है कि आप अपने 2 आदमी नॉमिनेट कर दें। अब स्पीकर साहब कहते हैं मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं आई, मैं तो नॉमिनेट नहीं करता। अब यहाँ जो अपोजिशन है वो कह रही है कि आदमी नॉमिनेट करें, क्योंकि जो पंजाब असम्बली है वो करारदाद मंजूर कर चुकी है कि पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए जी, बहावलपुर का सूबा बना दिया जाए, जनूबी पंजाब का सूबा बना दिया जाए और बाकी ये जो पंजाब मेरा आपका है ये भी एक सूबे के तौर पर रहे। अब इस करारदाद के बाद अपोजिशन का ये मुतालबा है कि अब नाम भेजने चाहिए।
देखिए, ये जो सारा कुछ हो रहा है ये एक सियासी मूव है। सूबा नहीं बनेगा यानी? सूबा तो उस वक्त बनेगा जब सूबाई असेंबली की 2/3 अक्सरियत उसको मंजूर करेगी, और कौमी असेंबली में भी इस वक्त बरसर इख्तदार जमात, बल्कि जमातों को 2/3 अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं है। मुस्लिम लीग नून को साथ मिलाना चाहिए था हर कीमत पर। ठीक। अब मुस्लिम लीग नून का दूसरा एतराज यह है कि सूबे तो बनने हैं पंजाब में, ये बाकी जो पार्टियों के लोग हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं कमीशन में? फरतुल्ला बाबर, अब्दुल गफूर, नहीं, फरतुल्ला बाबर तो खैर है ना पीपल्स पार्टी के। नहीं, वो कह रहे हैं सर कि पंजाबी सिर्फ तमाम अराकीन को होना चाहिए। देखिए, उसमें ये इस बात में मुझे उतना वजन नजर नहीं आता, यानी सिर्फ पंजाब से ताल्लुक रखने वालों। उसकी वजह क्या है? ये जब आपने सूबा नया बनाना है ना, तो उसमें बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक वफाकी मामला से है, क्योंकि उसमें सेनेट में रिप्रेजेंटेशन भी देनी है नए सूबों को। बिल्कुल। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? दूसरे सूबों के मुसावी होगी, तो पंजाब जो है वो 3 गुना हो जाएगा, और बाकी जो फेडरेटिंग यूनिट्स है इससे मुतासर होंगे। फिर एनएफसी अवार्ड है, उसमें वसाइल की तकसीम कैसे होगी? अगर 3 जगह तकसीम हो जाएगी पंजाब के रिसोर्सेज की, तो वो एक और बात है, और अगर वो अपना अपना क्लेम लाएंगे तो बाकी सूबे उससे अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कई मामलात ऐसे हैं जो सूबों से मुतल्लिक हैं। ये सूबों की वायबिलिटी भी एक कमीशन डिस्कस वो भी करेगा ना, वो भी करेगा। बनना भी चाहिए या नहीं? हाँ, वो भी उसूलन तो करनी चाहिए, क्योंकि जो भाई दाल पानी कहां से आएगा, किस तरह मामला चलेगा, ये भी तो सारा है ना मामला। लेकिन ये तो मामला वो हैं जिन पे सबको गौर करना है, यानी एएनपी को भी गौर करना है, उस पर एमक्यूएम को भी गौर करना है। इसलिए अगर वो भी कमीशन में शामिल हैं तो उनको भी होना चाहिए ताकि इन चीजों पे गौर हो सके। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए थी, और फिर पंजाब असेंबली की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए थी। 2 अरकान यहां से कैसे हो गए, जबकि इसके पास एक बुनियादी हक हासिल है उसको वीटो करने का। अगर मंजूर नहीं करती पंजाब असेंबली तो पंजाब तो तकसीम नहीं हो सकता। अच्छा, ये इस करारदाद और कमीशन की सिफारिशात के बाद भी ये वीटो उसके पास मौजूद रहेगा? हाँ, 2/3 मेजॉरिटी से मंजूर करना होगा बिल इसको, और अगर पंजाब असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से बिल मंजूर नहीं करेगी तो सूबा नहीं बन सकता। इसलिए ये सूबा जो है पंजाब के अंदर अफाम और तफहीम से बनना है। जहां तक ताल्लुक है हजारा सूबे का, अब नवाज शरीफ साहब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हजारा सूबा जो है उसका मुतालबा हो रहा है, फाटा के सूबे का मुतालबा हो रहा है, कबायली इलाकों का अलग सूबा, तो उनका मामला भी शामिल करना चाहिए था। लेकिन उसमें एक बड़ी अहम बात यह है जो पंजाब से उससे इख्तलाफ है कि सरहद असेंबली ने या सूबा पख्तूनख्वा असेंबली ने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि हमारे इलाके में सूबे बना दिए जाए, जबकि पंजाब असेंबली रेजोल्यूशन मंजूर कर चुकी है कि हमारे सूबे बना दिए जाए। ठीक है। तो इसलिए यह एतराज तो मैं उसको ज्यादा वजनी नहीं समझता। पहले सरहद असेंबली जो है वो मुतालबा करे, फिर बात होगी। हाँ, फाटा जो है वो सरहद का हिस्सा नहीं, यानी पख्तूनख्वा बार बार सरहदी निकल रहा है क्योंकि सरहदें बननी है नहीं तो अब वो जो फाटा है उसको तो बनना है, अगर नया सूबा, तो उसको तो जरूर एजेंडे पे होना चाहिए था। फिर मेरा तो ख्याल ये है जो गिलगित और बल्तिस्तान का मामला है उस पर भी गौर करना चाहिए, यानी उसकी भी हैसियत खत्म करके सूबा बना दे। अभी तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा है जी, उसको देखना चाहिए। इंटरम ही सही, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस बना दें उसको एक। आप जब तक कश्मीर में प्लेबिसिट होगी उस वक्त देखा जाएगा, आप इंटरम अरेंजमेंट कर जैसे इंडिया ने कर रखा है। लेकिन एक सूबा जो है ना, नहीं इंडिया ने तो मुस्तकिल अरेंजमेंट कर रखा है, वो तो अटूटंग करार देता है, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन बात यह है कि गिलगित और बल्तिस्तान को सूबे का वही स्टेटस मिल जाए जो बाकी सूबों का है, चाहे वो आर्जी हो, उसको कह दिया जाए कि, लेकिन इस वक्त वो उस तरह का सूबा नहीं है। शम्स साहब, इस सूबे के पीछे जो पंजाब की तकसीम हो रही है, इसके पीछे सूबे की हमदर्दी या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को बेहतर करने से ज्यादा कुछ इस वक्त सियासत नजर नहीं आ रही? सियासी मफादात जो हैं पीपल्स पार्टी उन्हें सिक्योर किया जाए। देखिए, ना तो गुज़श्ता इंतखाबी मुहिम में कोई नारा लगाया गया जी, ना कोई और ये अपने किसी मंशूर में लिखा गया, ये तो अचानक एक ख्याल आया ख्वाब की तरह। 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों की ऑटोनॉमी बढ़ गई तो कहा कि ये पंजाब जो है उसको मुस्लिम लीग नून के हाथ से कैसे निकालना है, तो इसके टुकड़े किए जाए। मैं ये समझता हूं सियासी मूव है ये। जी
शम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम दीगर खबरों पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। अब हम बात करेंगे वज़ीरिस्तान के हवाले से। शम साहब, एक कन्फ्यूजन है हर तरफ। अमेरिका वाले कहते हैं कि जनाब हमारी बात हो गई है, वो आजकल में ऑपरेशन शुरू करने वाली है पाकिस्तानी फ़ौज, और इधर से जवाब आता है नहीं जी हमने तो ऐसा कोई फैसला ही नहीं किया, और वहाँ पर लोग बेचारे परेशान हैं। देखिए, अभी ये जो अमेरिका में मुज़ाकरात हुए और हमारे DGISI गए थे जी, उनमें भी ये मामला ज़ेर बहस रहा और मुतालबा अमेरिका की तरफ से किया जाता रहा कि जनाब हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई करें। तो मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लियोन पनीटा की इतनी बड़ी स्टोरी थी हर अखबार में। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से बॉर्डर सील करें। पाकिस्तान का कहना यह है कि कार्रवाई जब शुरू करेंगे तो नेटो फोर्सेज और अमेरिका की फोर्सेज जो हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से बॉर्डर सील कर दें, ताकि यहाँ से लोग वहाँ न जा सके। जब भी ऑपरेशन होता है बहुत से जंगजू और इंतहा पसंद जो हैं वहाँ अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं और फिर वो अफ़गानिस्तान से हमले करते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर। यानी एक कंडीशनल अप्रूवल थी? नहीं, अप्रूवल से मुराद ये कि ये एक बुनियादी शर्त है उसकी। ठीक है। और ये बॉर्डर सील करने पर अभी तक उन्होंने इसका इज़हार नहीं किया कि हाँ करेंगे हम या इसे कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर जितना दबाव बढ़ाया जा रहा है नफ्सियाती तौर पर, दरअसल जलालुद्दीन हक्कानी ग्रुप से वो बातचीत का आगाज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के जरिए दबाव डलवाकर, पाकिस्तान के जरिए अपने जरिए जितना हंगामा किया हुआ उन्होंने, ताकि जलालुद्दीन हक्कानी के ये जो नेटवर्क है ये आ जाए गुफ्तगू की मेज पर। और अभी तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनको तो 3 सूबे भी देने को तैयार है कि आप यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ले। अब वो हुकूमत किस तरह से कायम होगी कि कोई नई रियासत अल्टीमेटली बन जाएगी या इसी ऑटोनॉमी एक बनेगी फेडरेशन का यूनिट, वो एक और चीज़ है। लेकिन उन्होंने उनको ये कहा है कि आप, ये खबर आई है जी। तो अब हक्कानी नेटवर्क पे पाकिस्तान पर तो ये प्रेशर है और दुनिया जहान में हंगामा है कि आप इनको कार्रवाई करें, इनको निशाना बना दें, और उसके साथ ही साथ कोशिश ये हो रही है कि कोई इनसे बातचीत हो और कोई नेगोशिएट करके कोई सेटलमेंट निकाला जाए। और इस चक्कर में हमारे यहाँ जो धमाके वगैरह बढ़ रहे हैं वो भी तो इसी का कहीं नतीजा नहीं लगता? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये शुमाली वजीरिस्तान है जी, ये तो अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी लंबी सरहद है। और आप देखते हैं हमारी तकरीबन 2400 किलोमीटर की, 2400 किलोमीटर की सरहद है जो अफगानिस्तान के साथ है जी। इतनी लंबी सरहद और इतना वो इलाका पहाड़ी, अगर आप देखें जाके, ये दुनिया में जो लोग शोर मचाते हैं ना, उनको कभी ला के वो सरहद दिखाई जाए। ये तो लाहौर वालों को, कराची वालों को भी अंदाजा नहीं है कि वो सरहद कैसी है। यानी उसमें आप किस तरीके से उसे सील कर सकते हैं, किस तरह से उसको रोक सकते हैं। और फिर दोनों तरफ एक जैसे ट्राइब है। हक्कानी ट्राइब जो है वो 80% जो है वो अफगानिस्तान में है और 20% वो पाकिस्तान में है। तो ये सारी ये लोग समझते नहीं है सूरत हाल को। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये एक जुड़वा बच्चे हैं, आप यूं समझे इनके धड़ जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी सरहद, और ये जो कबाइल हैं इनको आने जाने की आज़ादी है, इजाज़त है, इनके लिए पासपोर्ट नहीं है। ये कोई कानूनी ये हाँ है इनकी आने जाने ड्यूरेंट लाइन खींची थी। ड्यूरेंट जो थे वो सेक्रेटरी हिंद के थे, बरतानवी हुकूमत के। उन्होंने अमीर अब्दुल रहमान के साथ ये एग्रीमेंट किया, ये लाइन खींची थी कि उनका दायरा असर वो इधर जाएगा, हमारा दायरा असर इधर रहेगा, और एक तकसीम कर दी। अब इसको एक इंटरनेशनल बॉर्डर की हैसियत हासिल है। अगरचे अफगानिस्तान की पुरानी हुकूमतें इस पर कुछ ना कुछ शोर मचाती रहती थी, और ये जो ट्राइब है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है जज्बाती तौर पर। और जब पाकिस्तान हासिल किया था हमने आज़ादी के बाद, कायद आज़म ने यहां से विड्रॉ कर ली थी फौज। वही हमारी फौज है। जो कबायली हैं वो पाकिस्तान की फौज है, उनकी मौजूदगी में किसी और फौज की जरूरत नहीं है। ये हमारे, यानी आप देखिए 55 साल हमने इसी उसमें गुजारे हैं। लेकिन शामी साहब, अब इस वक्त तो सिचुएशन ये ग्राउंड सिचुएशन है कि ये फौजी यहीं आके फटते हैं हमारी तरफ। नहीं, अब तो देखिए अब सूरत हाल और हो गई।
अब तो जिस तरीके से वहाँ दुनिया जहान की जहादी क़ुव्वतें आ गई, वो अलकायदा के लोग भी आ गए, उज़्बेकिस्तान के भी आ गए, कहीं चिचनिया से भी आ गए, कहीं और तरह तरह के लोग हैं जिनके बारे में मशहूर है कि यहाँ वो फैले हुए हैं, और यहीं ड्रोन हमले भी हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो बदरुद्दीन हक्कानी का कह रहे हैं कि उनको निशाना बना दिया गया, तो ड्रोन हमलों ने बनाया ना। जी बिल्कुल। अब ये ड्रोन हमले जो हैं, हमारे जज्बात इससे बरंगेख्ता होते हैं, क्योंकि एक शख्स वो हलाक होता है जिसकी तलाश होती है, साथ उसके 10 और मारे जाते हैं जो साथ बैठे होते हैं, जिसको परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे कोलेट्रल डैमेज। जी, कोलेट्रल डैमेज। उसी के नतीजा है कि जो वो अफगान मज़ाहमतकार हैं, वो जब हमला करते हैं तो उसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। वो कहते हैं जी जब ड्रोन में हमारे बेगुनाह मारे गए तो आपके भी मारे जाएं, यानी हम आदमी हैं तो हमारे जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे। और बेगुनाह मर रहे हैं दोनों तरफ, बेगुनाह दोनों तरफ मर रहे हैं। हमें बड़ी तकलीफ है इस बात की। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो हुकूमतें हैं, ये जब दरवाजे बंद करके बैठती हैं ना, तो ये और बातें करती हैं। ये ड्रोन हमले पर जो हमारे और उनके अहले इक़्तिदार हैं, वो अंदर खाने कुछ और गुफ्तगू करते हैं। वो भी इसकी वजह क्या है? इतनी बुलंदी पर जाकर पहाड़ों में आप निशाना नहीं बना सकते किसी भी जंगजू को, उसको पीछा नहीं कर सकते। ठीक बात है, एक एक स्नाइपर तो नहीं लगाया जा सकता। अब उस पर ड्रोन आता है, आप 10,000 फुट की बुलंदी पे, 8,000 फुट की बुलंदी पे, 7,000 फुट की बुलंदी पे आप कैसे पीछा करेंगे? जिस तरह स्टिंगर मिसाइल जो था उसने अफगानिस्तान में एक रोल अदा किया था, उसी तरह ये ड्रोन जो है यहां एक रोल अदा कर रहा है। जब दरवाजे बंद करके ये हजरात बैठते हैं तो और गुफ्तगू करते हैं, और यहां क्योंकि हमारे सामने हमारे जज्बात बरंगेख्ता होते हैं, हमें तो अपना खून जो है जो बहता हुआ नजर आता है तो खौलता है। लेकिन श्याम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद मैंने आपसे एक सवाल पूछना है कि आखिर ये पाकिस्तान का कंफ्यूजन कैसे खत्म हो सकता है? नहीं, जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी वज़ीरिस्तान की, और सवाल ये था कि आखिर पाकिस्तान का कन्फ्यूजन कब ख़त्म होगा और कब हम वज़ीरिस्तान वालों को क्लियर कट बता देंगे कि जनाब ओके स्टे। ये जो यौम आज़ादी पर तकरीर की है हमारे जनरल कियानी साहब ने, उससे बहुत सा कन्फ्यूजन तो दूर हुआ है ना। उन्होंने एक क्लियर कट एक पोजीशन ली है और बताया है कि हम इन चीज़ों पर नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज़, यानी बंदूक के बल पर, ताकत के बल पर जो गुरु अपनी मर्जी मनवाना चाहते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ हमारी अपनी जोग्राफियाई हदूद में क्या कार्रवाई करनी है इसका फैसला हम करेंगे। उन्होंने वाज़े कर दिया कि अमेरिका के साथ मिलकर तो कोई ऐसी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका जो ये खिताब है ये बड़ी अच्छा रिसीव किया गया है अमेरिका में, और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक इससे बेहतरी भी आई है। यानी हालांकि ये तो सख्त स्टांस है, सख्त स्टैंस था, लेकिन ये समझा गया कि पाकिस्तान रियलाइज कर रहा है कि कौन कौन से अनासर से किस तरह खतरे दरपेश है। अब अमेरिका जो कुछ कह रहा है वहां भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है। वहां स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन में ये एक अपनी, और CIA में एक तबकल जारी है। CIA और पेंटागन अपनी तरजीहात रखते हैं, और जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो एक और तरीके से मामलात करना चाहता है। तो बात यह है कि ये उनका कन्फ्यूजन भी है और हमारा अपना कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि अपने लोगों से लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता, और अपने जिस्म पे आपको सर्जरी करना जो है वो बहुत टेढ़ा काम है। खुद तो नहीं कर सकते, कंफ्यूजन जो है थोड़ा प्रोलॉन्ग करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको करता हूं, हमें बहसीत रियासत के एक बात तय कर लेनी चाहिए कि जो भी गिरोह ताकत की बुनियाद पर और असले के जोर पर चैलेंज करता है और अपनी बात मनवाना चाहता है, उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये है बॉटम लाइन हमारी पॉलिसी की। ये बात अगर भारत भी समझ ले, अफगानिस्तान भी समझ ले और पाकिस्तान भी समझ ले, तो इस खित्ते में एक नए सफर का आगाज हो सकता है। एक बात, और दूसरी बात और अहम है, वो ये है कि मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाए लोगों पर। यानी जो लोग हथियार उठाए हुए हैं उनको मौका दिया जाए, आइए अपने हमारे सिस्टम में शरीक हो जाइए। अगर आप पाकिस्तानी तालिबान हैं तो आइए इलेक्शन में आ जाइए, लड़िए इलेक्शन, हिस्सा लीजिए। अफगानिस्तान में हैं
तो उनके सिस्टम में आइए और शरीक हो जाइए। जो वहां तब्दीलियां चाहते हैं वो मुज़ाकरात पर बैठ के तय कर लीजिए। और अगर आप भारत में रहते हैं, पाकिस्तान से या किसी और जगह से किसी शख्स को यह इजाजत नहीं होनी चाहिए कि भारत के अंदर किसी कार्रवाई में भी उनका नाम आए, और भारत को भी यह हद करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर वो किसी किस्म की सबवर्सिव एक्टिविटी जो है उसकी हौसला अफजाई नहीं करेगा। शम्स साहब, एक खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर नहीं है, बेसिकली वो काम हो चुका है, वाक़या हो चुका है। वो है शेख रशीद साहब का कुर्ब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शेख रशीद साहब वही है ना जो पहले उन्होंने नवाज शरीफ के कंधे पे पाँव रखा, बुलंदी इख्तियार की, फिर परवेज़ मुशर्रफ के कंधे पे पाँव रखा और फिर उन्हें कंधा देने वालों में भी शामिल रहे। उसके बाद फिर अलग होकर अपनी जमात बना ली। यूसुफ बेकारवां को एक राबर मिल गया आखिरकार। ओहो, लगता है आप तो गुस्से से भरे बैठे हैं। नहीं, ये तो मैंने उनकी तारीख बताई है, उनके अमाल हैं। हालांकि अब तो इमरान खान के कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए अब तो। देखिए, मैं अमेरिका में था, वैसे उनका माजी कुछ डिफरेंट दलील है। जब शेख रशीद साहब तहरीक इंसाफ के करीब आए हैं, या तहरीक इंसाफ उनके करीब आई है, या इमरान खान आए हैं, जो कुछ भी कह लें, तो मैं अमेरिका में था। अच्छा, वहां भी मालूम होता था कि जो तहरीक इंसाफ के मुतल्लकीन और मुतवस्सिलीन हैं वो खोलने लग पड़े कि ये क्या हुआ, और दूसरे लोगों की बात छोड़ी। और यहाँ भी मैं जो टीवी चैनल्स देखता हूँ तो बड़े एंकर्स जो हैं वो शेख साहब पर बड़े बरसते हैं। एक हसन निसार साहब जो हैं जिन्होंने दीवानावार उनकी हमायत की है, और उसको शेख साहब ने कहा ये बैनुल-अक़वामी शख्सियत हैं, ये बैनुल-अक़वामी मयार के तजिया निगार हैं, तजियाकार हैं हसन निसार, और हैं भी वैसे वो बिल्कुल मुझे बड़े पसंद है उनका जो असलूब है। जिन्होंने उन पर तनकीद की वो थोड़े दूर रहे। देखिए बात क्या है, वो उस मेहर पे पूरे नहीं उतरे। ये मुझे एक बात बताएं जी, ये शेख रशीद साहब सिर्फ एक आदमी है इस मुल्क में जिनमें वो औसाफ पाए जाते हैं जो आपने गिनवाए हैं, या सारा नजरा उन पे ही गरा दे? देखिए, उनकी कुछ खूबियां भी तो है ना, जो आप बेइतराज करें, इंसान खूबियों का और खामियों का मजमुआ होता है। लाल मस्जिद में जो इनका किरदार, तो वो एक बाकी कहाँ गए भाई? चौधरी शुजात साहब भी थे, वो भी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, और दूसरे हजरात भी थे। जो वजीर कानून थे उस वक़्त जाहिद हामिद साहब, वो जनाब वो उसी वक्त मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। आज मुस्लिम लीग नून के कितने दूसरे लोग हैं जो इस्तकबाल कर रहे हैं मुस्लिम लीग काफ के लोगों का, और इस तहरीक इंसाफ में कितने लोग शामिल हो चुके हैं मुशर्रफ की काबीना के। अब ये जो शेख साहब हैं ये बेचारे थोड़े से करीब आके खड़े हुए हैं, इस पे हंगामा बरपा हो गया। इनकी बेवफाइयां जरा जाहिर व बाहिर। नहीं, क्या बेवफाई, कौन कौन से वफाद ढूंढे ना आप कहाँ? 2002 में इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के कदमों में डाल दूंगा, और इस तरह की बातें तो मंसूब है। ये बातें पता नहीं किस किस तरह से मंसूब हो जाती हैं, और किस किस लोग। आप पाकिस्तान की तारीख तो उठा के देखें ना, कि आज नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनके जनरल ज़िया-उल हक के बारे में क्या राय है? बदल चुकी है। आज जो मुस्लिम लीग काफ के लोग हैं वो जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में क्या कहते हैं? तो ये बाजार है भाई, यहाँ ये सियासत का बाजार है, यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं। शेख साहब जो हैं मुझे उनकी कोई ना मोहब्बत में मैं शराबूर हूँ, लेकिन ना कोई नफरत में कोई अपना इसे कौमी फरीजा समझ रहा हूँ। वो वैसे ही सियासतदान है जैसे दूसरे लोग थे। लेकिन एक बात उनकी खूबी है, उन्होंने 1985 से सफर शुरू किया है सियासी। उस वक्त अकेले लड़े वो। अब आपने नॉन पार्टी बेसिस का इलेक्शन था, और उससे पहले भुट्टो साहब के वक्त से उनकी सियासत शुरू हो, बल्कि अयूब खान के वक्त से एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर। तो एक तवील कैरियर है वो, ठीक है। वो एक अपनी जगह एक टीम प्लेयर नहीं है, वो ऐसी गुफ्तगू भी बाज़ औक़ात करते हैं जो मुझे तो गरा गुजरती है। मैं उन मुहावरों का आदमी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सी बातें पुरलुत्फ करते हैं, उनको सुनने में मज़ा आता है। और फिर गुज़श्ता 4 साल से जी जो वो यानी शिकस्त जो हुई है उनको 2 दफ़ा, हाँ, उससे हौसला नहीं हारा। और मुझे उनकी ये बात बड़ी पसंद है। वैसे उससे सबक नहीं कुछ सीखना चाहिए था उन्हें सबक ही सीखा है ना ये, कि हौसला नहीं हारना। तो अब ये है कि अगर इमरान खान साहब ने उनके साथ हाथ मिला लिया या उनकी जलसे में चले गए, तो इसमें इतना मुश्किल मसला क्या हो गया? ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब ने सिर्फ एक हल्के की सियासत की है, क्या? एक हल्का, पिंडी के एक हल्के पे यार वो ये चाह रहे शेख थे कि साहब जो वहां पे है खड़े हों।
हर टीवी प्रोग्राम में बैठे होते हैं, चैनल पर बैठे होते हैं, लोग उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उनसे मजा लेते हैं, तो क्या हर्ज क्या है इसमें भाई? मैं ये नहीं कहता कि हम जरूर शेख साहब की कोई उनको हार ही पहना जाके, लेकिन उनके गिरबान को फाड़ने का अभी तो हमें को हक हासिल नहीं है ना। तो हमारी ऐसे अजब सहाफत है और हमारा अजब मीडिया है। हम लोगों को शख्सी तौर पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, शख्सी तौर पर उन पर हमले करते हैं। दुनिया में इस तरह की जो जर्नलिज्म है बहुत कम होती है। शम्स साहब, लाल मस्जिद वाला केस तो नहीं माफ और होता। अकेले शेख साहब हैं वो, उन्होंने जाके गोली चलाई थी वहां। आप देखें भी तो सही ना, यानी और लाल मस्जिद हम एक तरफ से चीजों को देख रहे होते हैं, दूसरी चीजें भी हैं जहां से देखना पड़ता है। गलती हुई है एक शख्स से, उनसे गलती हुई है, दूसरे लोग भी हैं उनसे भी गलती हुई है, लेकिन गलतियां उनकी जनाब अब क्या करेंगे हम? हमारे आप देखिए, हमारे जज साहबान हैं उनसे गलतियां नहीं हुई, हमारे सियासतदान हैं उनसे गलतियां नहीं हुई। अभी हमारे जावेद हाशमी साहब जो हैं, जो नवाज शरीफ साहब के कायम मुकाम थे जी, उन सदर बना के गए थे ना, अब जो नवाज शरीफ साहब पर वो बरसे हैं 2 दिन पहले, तो मैं तो देखता रह गया कि ये कहूँगा। तो भाई बात ये है, हम थोड़ा सा तहम्मुल से काम ले लें, एक दूसरे की इज्जत कर लें। जो एक अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि अच्छा आदमी भी हर वक्त अच्छा तो नहीं होता और बुरा आदमी भी हर वक्त बुरा तो नहीं रहता। तो शेख साहब एक वैसे ही सियासतदान है जैसे कई सियासतदान हैं, लेकिन उनमें वैसे सियासतदान भी हैं तो उनका कोई नहीं है। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। कुछ सवालात शेख रशीद साहब के हवाले से मेरे जहन में भी है, वो भी बात करेंगे। और फेसबुक पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0423636727 पर। आप हमें कॉल करें, आपके सवालात बराह रास्त इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे शेख रशीद साहब के हवाले से, अब आपके सवालात हैं। लेकिन शाम साहब, फेसबुक पे एक सवाल आया उसी शेख रशीद साहब के हवाले से। ये हैं जी आमिर उज़ैर साहब, ये फरमाते हैं कि अगर शेख रशीद साहब को माफ़ कर देना है तो फिर बाकी सबको भी माफ़ कर दें, आर्टिकल 6 भी माफ़ कर दें, सारी चीज़ें माफ़ कर दें। सबको माफ़ किया हुआ है हमने, किसको पकड़ा हुआ है? हम किसी का एहतसाब ही ना करें। वो बेचारे हामिद काज़मी साहब पकड़े हुए थे, अब तो वो भी आ गए, जमानत पर रहा हो गए। तो हमने मतलब पकड़ा किसको है? ये तो हम किसी सारे माशाल्लाह आज़ाद फिर रहे हैं। राव आरिफ साहब है पेरिस से। जी अस्सलाम वालेकुम राव साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, देखें अल्लाह का निज़ाम है, गाय घास खाती है तो दूध पीती है, नहीं गाय दूध पीते हैं तो जहर उगलता है। मैं सर ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी आप बात कर रहे थे क्यूबा के सगार की बात, ये शेख रशीद साहब की बात कर रहे थे। जो इंसान सर बेहुदा गुफ्तगू करे, हम उसको कैसे कहेंगे कि उसका ज़मीर भी अच्छा होगा? देखिए, इंसान जब इंसान की पर्सनैलिटी होती है ना, उसकी जबान से पर्सनैलिटी नोट होती है। जैसे अब हमारे हबीब साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इतने खूबसूरत, इतने स्मार्ट, गुफ्तगू भी अच्छी करते हैं। तो सर ये जो शेख रशीद साहब है, जब इसने इलेक्शन लड़ना था रावलपिंडी में, तो मोहतरमा के जाके पैरों पे हाथ लगा के स्टेज पे चढ़े। चलिए बात यह है, देखिए मैंने तो पहले भी अर्ज किया कि उनकी गुफ्तगू जो है बाज़ औक़ात एहतियात के दायरे से निकल जाती है, इस पर उनको नज़रसानी करनी चाहिए। लेकिन ये कोई इतनी पुरानी आदत ठीक कर लेंगे शेख साहब? मगर उनका अपना एक है तरीका। देखिए बाज लोग अपना बातपन रखते हैं उनको आप और सगार की बात कर रहे थे भाई सगार तो 16 खां भी पीते थे और शेख साहब भी पीते। तो शेख साहब जो है एक अपनी तरंग के आदमी हैं, ऐसे लोग भी तो होने चाहिए जैसे वो होते ना, वो सजीले बांके फिरते हैं ना, आपको मालूम है कि वो पंजाब के खास असलूब के लोग, उसी तरह शेख साहब बेल्जियम से इमरान साहब। जी इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है? जनाब ठीक है सर, आपसे रिक्वेस्ट ये करनी थी, अदालतें जो है गवर्नमेंट का रोना रो रही हैं, ठीक है? हाँ तो हम जैसे गरीब आदमी हैं जो 1988 से केस लड़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक हमारी तारीख नहीं निकलती 2-2 साल। तो आपका क्या मुकदमा है भाई? सर मेरे वाले साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे 1988 में जमीन ली थी, कैसे दे दी है? सुप्रीम कोर्ट से रमदे साहब ने हमारे हक में की है, और यार गुजरावाला की एक अदालत है, उसने
उनकी डिग्री को कह दीजिए आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, नहीं वो ठीक दोबारा फिर है। केस असल में ये बात तो दुरुस्त है, मगर आपको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में दरखास्त दें। लेकिन एक बात तय है कि अदालतों का सबसे बुनियादी काम निज़ाम अदल को दुरुस्त करना होना चाहिए। और निचली सतह हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने हर चीज दुरुस्त करने की कोशिश की है और निज़ाम अदल जो है वो दुरुस्त नहीं हुआ। और अदालतों में, निचली जिले की अदालतों में तो बहुत मैं बुरे अर्ज हाल कर रहा हूं ना जी। देखिए बात यह है, आप ये समझना चाहिए हर चीज को अदालत दुरुस्त नहीं कर सकती और अदालत को ये बात ज़हन से निकाल देनी चाहिए। हमारे यहाँ जब जर्नैल आते हैं वो समझते हैं ये हम हर चुटकी बजाते मसाइल हल कर लेंगे। इसी तरह से मेरा ख्याल है यहाँ अदालतों में ये तस्वुर पैदा हो गया कि हम सारे मसाइल हल कर सकते हैं। मसाइल हल होने से होते हैं, ऐसे नहीं होते। शामी साहब, हमजा भट्ट साहब हैं, वो कह रहे हैं जी कि इस वक्त जो मसाइल हैं उनका हल जो है वो इलेक्शन है, और ये कब हो रहे हैं? इलेक्शन तो अब अगले साल होने वाले हैं, आखिरी किनारा आ गया है। और जब अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अगर इलेक्शन में आपकी पसंदीदा जमात मुंतखब ना हो सकी फिर पता नहीं आप क्या करेंगे। शाहिद साहब हैं गुजरांवाला। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। जनाब हमारी तो रूटीन के मुताबिक लोड शेडिंग है, वो हम टीवी पे देख तो नहीं सकते, लेकिन आपसे कॉल पहले की थी जनाब। जी जी सर, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें समझ नहीं लगती कि ये जो सिस्टम चल रहा है जिसमें कहते हैं जी करप्शन करप्शन करप्शन, अलग से लेके ये तक बंदा करप्शन कर रहा है, लेकिन कोई हर बंदा टीवी चैनल पे बैठता है। मेरा जरा आपके मौजूद से हटके सवाल है, क्योंकि हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला। असल में जल्दी सवाल करने के आप लोड शेडिंग का इतना फायदा ना उठाएं। तो सर मेरा शामी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि ये मुझे फार्मूला पूछते हैं कि करप्शन कहते किसको हैं। भाई हर हमारे पॉलिटिक्स बेसिक बिजनेस है, सियासत नहीं है। भाई बात यह है जहां जहां भी पॉलिटिक्स हो रही है वहां ये सब चीजें हो रही हैं। जैसे बीमारियां, जहां जहां इंसान है उनमें बीमारियां हैं, उनका इलाज भी होता है। ये सियासत में करप्शन इंडिया में आप देख लें, मैंने कल भी अर्ज किया, वो कहते हैं जी $15 ट्रिलियन जो है पता नहीं बाहर है, वो गुरु रामदेव कहते हैं। अब ये कितने पैसे बाहर हैं कितने नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन करप्शन की दुहाई हर वक्त मचा रहा है। हम तो बहुत थोड़े से पैसों के तो लिए हमारा देखिए बात ये कि हमारे यहाँ हमें इलाज ढूंढना चाहिए, बीमारी का हंगामा नहीं करना चाहिए हर वक्त। असद साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जनाब अस्सलाम। सर मेरे 2 कमेंट्स हैं, आप इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर दीजिए। पहला कमेंट ये कि इलेक्शन के बारे में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग इस वजह से वोट नहीं डालते कि वो समझते हैं कि ये सारे उम्मीदवार हमारे ख्याल में करप्ट हैं। तो इसके ख्याल में क्या इलेक्ट्रिकल रोल्स में, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं, जल्दी कर लें। इलेक्ट्रिकल रोल्स में कोई ऐसा खाना नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता कि नन ऑफ द अबव, कि इनमें से अगर अच्छा बात सुनिए, अगर आप ये समझते हैं तो खुद उम्मीदवार बन जाएं। असल में ये हर आदमी अपने आप को इतना मुत्तकी भी ना समझे कि हर शख्स उसको शैतान नजर आए। ये भी एक बीमारी होती है जो हम में से बहुत से लोगों को लाक हो गई है, बाकी तमाम लोग बुरे नजर हाँ आ रहे जी। हैं। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।